दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 31 पेश कश्मीर कारवां। कोठी के अंदरूनी हिस्से से आवाजें आना बंद हो चुकी थी। ना तो दौड़ते हुए कदमों की आवाज और ना ही चौधरी दिलदार, फैसल और कबीर शाह की बातें करने की। मेरा ख्याल है ये लोग तसल्ली करने के बाद अंदर चले गए होंगे कि साहिल तो अपने ठिकाने पर मौजूद है और इत्मीनान हो जाने के बाद वापस चले गए होंगे। ये एक इत्तेफाक था कि मैंने इनकी बातें सुन ली और मुझ पर यह हकीकत खुल गई। अब कोठी के सामने वाले हिस्से में अब लोगों की आवाजें आ रही थी। अब राग रंग की महफिल तो बरकरार न रही था। हम इस वाक़े पर तबसरे जारी थे। इन लोगों की हंगामी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही थीं। मेरी तरह सदफ ने भी चौधरी दिलदार की गुफ्तगू सुनी थी और वो भी मामले की तह तक पहुंच गई थी। उसे मेरे हाथ को दबाते हुए सरगोशियाना अंदाज में कहा, वजदान, यहाँ की सूरत हाल तो हमारे हक में हमवार हो रही है। नकली वजदान का रवैया तो दोस्तों जैसा नजर आ रहा है। मैं भी इस वक्त उसी आफत ज़ादे की तरफ से कुल्ली तौर पर मुतमईन नहीं हुआ था। मैंने संजीदगी से कहा, जो सच्चे दोस्त होते हैं वो यूं सात पर्दों के पीछे छुपकर दोस्ती नहीं निभाते, रूबरू आकर मुसाफा और मौन का करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन के साथ सामने डट जाते हैं। वो बोली, मुमकिन है उसकी कोई मजबूरी आड़े आ रही हो। दोस्ती में कोई मजबूरी और मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती, मैंने कहा। सदफ ने हैरत भरी नजर से मुझे देखा, लेकिन दोस्ती, मोहब्बत और नकली वजदान के मामले में उसने मुझसे उलझने की कोशिश नहीं की, बल्कि मौजू बदलते हुए संजीदगी से बोली, अब हमें क्या करना है। वो पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही थी, वही जो कोठी में दाखिल होने से पहले हमने तय किया था। मैंने कतियत से कहा, ठीक है। उसने तायदी अंदाज में कहा, मैं यही रुक कर तुम्हारा इंतजार करूंगी। यहाँ तुम्हारी नजर में अगर कोई और ज्यादा जगह मौजू है। उसका अंदाज मशवरा तलब करने वाला था। फिलहाल यही जगह ज्यादा मुनासिब है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। यहाँ से कोठी का वो पहलू वाला गेट ज्यादा दूर नहीं जिसके बाहर हमारी टोयोटा करोला खड़ी है, और मैं ज्यादा देर के लिए रुकना नहीं चाहता यहाँ पे। फिर बात जारी रखते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं मज़कूरा गेट का जायजा लेकर आता हूँ। वो समझ गई थी कि मैं क्या करने वाला हूँ। हमारे दरमियान तय हुआ था कि इस गेट को इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा और मैं इस काम की तकमील के लिए उस तरफ गया था। मज़कूरा गेट के आसपास नीम तारीकी थी। मुझे इसके नजदीक जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैंने महदूद फासले से देख लिया था कि उस गेट पर ताला मौजूद नहीं था, सिर्फ उसकी अंदरूनी कुंडी चढ़ी हुई थी। मैं बवक्ते जरूरत उसकी कुंडी बड़ी आराम से खोल सकता था और हम वहां से रवाना हो सकते थे। बैरूनी जानब से उस गेट के पास ही हमारी गाड़ी मौजूद थी। गाड़ी की पार्किंग के सिलसिले में मैंने सोच समझकर फैसला किया था। मैं दबे कदमों वापस उस तारीख गोशे में आ गया जहां सदफ खड़ी थी। बगली गेट का जायजा लेते वक्त मैंने उस तरफ ही एक निगाह दौड़ाई जहां शामियाना तना हुआ था। कोठी के इस हिस्से में मुझे हासी अफरा तफरी नजर आई। महफिल मौसीकी दरहम बरहम हो चुकी थी और मदोइन में से अक्सर वापसी की राह देख रहे थे। ये सूरत हाल हमारे लिए जरा मुश्किल थी। अगर वो लोग राग रंग में मसरूफ रहते तो हमारा काम आसान हो जाता। नकली वजदान ने उन लोगों की सोच को एक नया रुख दे दिया था। अब हमें उसी रुख को इस्तेमाल करके मौके से फायदा उठाना था। चौधरी दिलदार और उसके मेहमान वगैरह सब ये सोचकर खुश हो रहे थे कि उन्होंने वजदान को राह फरार इख्तियार करने का मजबूर कर दिया। नादान ये नहीं जानते थे कि उनका बाप असली वजदान इस वक्त उनसे चंद कदमों के फासले पर कोठी के अंदर मौजूद है। न सिर्फ मौजूद है बल्कि उसने चौधरी दिलदार के एक मुसल्ला पहरेदार को चंद घंटों के लिए बेहोश भी कर दिया है, जो कोठी की अकबी गली में दुनिया और माफिया से बेखबर पड़ा है। हम दोनों इस कोठी के पाए बाग में मौजूद थे। सदफ ने जिस तारीख गोशे में पनाह ले रखी थी वो दरहकीकत एक छोटा सा शेड था जिसके नीचे पानी वाली 2 मोटरें नस्ब थीं। हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा सकता था। हम हस्बे जरूरत वहां रुक कर वक्त गुजार सकते थे। मैं सदफ के पास आया तो उसने पूछा, वजदान, उधर क्या सूरत हाल है। इत्मीनान बख्श समझो, मैंने कहा। गेट पर सिर्फ कुंडी चढ़ी है, हम उसे आसानी से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। और दूसरी जानब शामियाना भी किसी उजड़ी पुजड़ी बेवा का मंजर पेश कर रहा है। मुझे उम्मीद है मजीद आधे घंटे के बाद तमाम मेहमान रुखसत हो जाएंगे और वही हमारा एक्शन का वक्त होगा। सदफ ने सोच में दबे हुए लहजे में कहा। मैंने एक भरपूर निगाह उस पर डाली और फिर अपनी रेस्ट वॉच पर वक्त देखा। इसके लिए मुझे वॉच की नाइट लाइट का सहारा लेना पड़ा। इस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। सदफ के मुताबिक हमें 11 बजे रेड करना चाहिए था। मौसम की हुंकी बदतरीज बढ़ रही थी। मैंने सदफ की तरफ देखते हुए हमदर्दाना लहजे में पूछा, तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही? मेरे लहजे में पोशीदा अपनायत ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया।
उसने एक भरपूर नजर मुझ पर डाली और दूसरी तरफ देखते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। उसके अंदाज से हफ्की छलकती थी। मैंने पूछा कि तुम मुझसे नाराज हो। वो एक झटके से पलटी। वैदान, ऐसा ख्याल भी तुम्हारे जहन में क्यों आया? तुम्हारा अंदाज देखते हुए मैंने गहरी संजीदगी से कहा, क्यों, मेरे अंदाज को क्या हुआ है? मैंने पूछा, तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही? और तुमने ऐसे जवाब दे रही हो जैसे मुझसे नाराज हो। तुमने कहा कि मैं ठीक हूँ। मैंने वजाहत करते हुए कहा, ये तो वही बात हो गई, ईंट का जवाब पत्थर। वो मेरे नजदीक खिसकते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारी जहनी दबाव का समर है। इस परेशानी की कैफियत में तुम मेरी बात का कुछ और मतलब ले गए, वरना मैं तो यही कह रही थी कि मुझे सर्दी नहीं लग रही, भला किसी आतिशफशां की कुर्बत में सर्दी का वजूद कायम रह सकता है। वो बड़ी खूबसूरती से एक गहरी बात कह गई थी। उसने किसी आतिशफशां की कुर्बत का जिक्र किया था और मैं बाखूबी समझ रहा था कि वो किसी कौन है। मैंने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, आतिशफशां से हद से बड़ी हुई कुर्बत नुकसानदेह साबित हो सकती है। तुम्हें आतिशफशां की खसूसियात तो मालूम हो ही होंगी। अच्छी तरह मालूम है, वो बदस्तूर मेरी आंखों में देखते हुए बोली। मैंने जापान और हवाई के खौफनाक आतिशफशानों के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है और उनकी हलाकत हेजी से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन मैं आजकल जिस आतिशफशां की कुर्बत में हूँ उसका शुमार फिलहाल खामोश आतिशफशानों में होता है, इसलिए खतरे वाली कोई बात नहीं। और वैसे भी वो जुमला नामुकम्मल छोड़कर चंद लम्हात के लिए खामोश हो गई और फिर बड़े मानीहेज अंदाज में बोली, वजदान, तुम जानते हो, और अगर नहीं जानते तो जान लो, मैं नफा नुकसान को शुमार को बहुत ही पीछे छोड़ आई हूँ। अगर ये खामोश आतिशफशां बेदार होकर किसी किस्म की तबाहकारी पर उतर भी आया तो मुझे परवाह नहीं होगी। मैं इसकी जात से खुद को पहुंचने वाले हर नुकसान को अपना फायदा समझूंगी। मैं हैरतज़दा अंदाज में सदफ को तकता ही चला गया। तन्हाई के इन लम्हात में मुझे बहुत ही प्यारी लगी। प्यारी लगने वाली शय को प्यार किया जाता है। मेरे जहन में शिद्दत से यह ख्याल आया है कि सदफ को अपनी बाहों में समेटकर जी भर कर प्यार करूं, लेकिन अगले ही लम्हे किसी कवि जज्बे ने इस ख्याल को झटक दिया और मैंने बेसाख्ता नफी में सर झटक कर रह गया। क्या हुआ वजदान? सदफ ने तशवीशनाक लहजे में मुझसे पूछा। हमारे दरमियान सरगोशी में बातचीत हो रही थी। कुछ नहीं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और उस गेट की जानब देखने लगा जो हमारे फरार का वसीला बनने वाला था। शायद तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। उसका अंदाजा 100% दुरुस्त था, लेकिन मैं उसकी तायद नहीं कर सकता था। इस तरह मेरी सोच उस पर आया हो जाती और उसका पल्ला झुकने लगता। इंसान बुनियादी तौर पर बहुत ही चालबाज वाकया हुआ है। वो नहीं चाहता कि उसका जहन किसी के सामने खुल जाए। मैं भी इंसान हूँ, इसलिए ये इंसानी कमजोरी हामी मुझ में भी मौजूद है। साहिल वाला मामला हालिस्तन दिल का था, इसलिए मैं बाज़ औक़ात बेख्तियार हो जाता था। मैंने गुफ्तगू के इस अंदाज को बदलने के लिए दोबारा से अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली और वक्त देखने के बाद कहा, मेरा ख्याल है अब मुझे बालाई मंजिल की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। 11 बजने ही वाले हैं और कोठी में भी सुकून महसूस हो रहा है। इस सुकून से मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए। सदफ ने कहा, यह किसी तूफान का पेश खैमा भी हो सकती है। नकली वजदान वाले वाक़े के बाद साहिल की हिफाजत का इंतजाम और सख्त कर दिया गया होगा। मुझे तो खतरा है कि अगर अकबी गली वाले वाक़े उसकी हकीकत खुल गई तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मैंने गुफ्तगू के इस अंदाज को बदलने के लिए दोबारा रिस्ट वॉच पर निगाह डाली और वक्त देखने के बाद कहा, मेरा ख्याल है अब मुझे बालाई मंजिल की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। 11 बजने ही वाले हैं और कोठी में भी सुकून महसूस हो रहा है। इस सुकून से मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए। सदफ ने कहा, ये किसी तूफान का पेशयामा भी हो सकता है। नकली वजदान वाले वाक़े के बाद साहिल की हिफाजत का इंतजाम और सख्त कर दिया गया होगा। मुझे तो खतरा है अगर अकबी गली वाले मुसल्ला पहरेदार की हकीकत खुल गई तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। थोड़ी देर पहले होने वाली सरगोशियाना गुफ्तगू में मैंने सदफ को उस शख्स के बारे में बता दिया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कम से कम 2 घंटे तक किसी काबिल नहीं था। ताहम सदफ के हदशात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अगर वो बेदस्तोपा शख्स किसी की तवज्जो हासिल कर लेता तो कोई नई मुसीबत खड़ी होने का इम्कान पैदा हो जाता। मैंने रियाज वाला रिवॉल्वर अपने लिबास से निकालकर सदफ के हवाले कर दिया। उसने जरा से तामुल के बाद वो रिवॉल्वर मेरे हाथ से ले लिया। मज़कूरा रिवॉल्वर में 5 गोलियां अब भी लोड थीं। मैं तुम्हारे अंदेशों की तायद करता हूँ, मैंने कहा, इसलिए मुझे फौरन एक्शन में आ जाना चाहिए। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, तुम अपनी जगह चुकन्ना और होशियार रहना। वो सीना ठोंकते हुए बोली, तुम मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। और मैं वाकई बेफिक्र हो गया। वो 2 किस्म के पाइप्स थे जो कोठी के अकबी हिस्से में इमारत के साथ साथ जमीन से बालाई मंजिल की जानिब चले गए थे। उनकी सात और साइज को देखते हुए मुझे अंदाजा हो गया था कि चौड़ी
मोरी वाला पाइप सीवरेज का था, जबकि दूसरा आहनी पाइप पानी के लिए था। मैंने बलाई मंजिल तक रसाई हासिल करने के लिए सीवरेज पाइप को इस्तेमाल करने का फैसला किया और मुहतात कदमों से उसके करीब पहुंच गया। मैंने पाइप पर दोनों हाथ जमा कर उसकी मजबूती और तनसीब का अंदाजा लगाना चाहा तो माजी का एक मंजर मेरे तस्वुर में घूम गया। पलक झपकने के वक्त की देर में वक्त की उड़ान मुझे 8 साल पीछे ले गई। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 12 साल थी। मेरे वालिदैन को बेदर्दी से कत्ल किया जा चुका था और उनका कातिल दारा मेरे ताक़ुब में था। मैं उस शैतान से इंसान से बचते बचाते एक स्कूल की इमारत में जा छुपा था और खतरा बढ़ जाने के बाद मैंने एक सीवरेज पाइप के सहारे स्कूल की बलाई हिस्से से नीचे तक सफर किया था। फर्क सिर्फ समत और हालात का था, या फिर हालात का भी। वो सिंगापुर की एक स्कूल की इमारत थी और मैंने अपनी जान बचाने की खातिर ऊपर से नीचे का सफर किया था। और अब मैं लाहौर पाकिस्तान में था और उस वक्त मैं अपनी अजीज तरीन हस्ती साहिल तक रसाई हासिल करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। इन्हीं ख्यालात के दौरान में मैं बाहिफाजत उस कोठी की बलाई मंजिल तक पहुंच गया। एक रोशनदान के नजदीक मैंने सीवरेज पाइप को अलविदा कहा और उछलकर उस रोशनदान के छज्जे पर चढ़ गया। मैंने ये फैसला इसलिए किया था कि वो रोशनदान मुझे खुला नजर आया था। इसका मतलब ये था कि मैं इस खुले हुए रोशनदान से झांककर उस कमरे के अंदरूनी हालात से वाकिफ हो सकता था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और हर गुजरते लम्हे के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। लेकिन मैं जितने सनसनीखेज मिशन पर था, इसमें मौसमों की सख्ती बेअसर होती है और मैं तो इस हवाले से पहले ही सख्त जान वाक़या हुआ था। मैं रोशनदान के छज्जे पर बैठा हुआ था और मेरा एक हाथ छत की मुंडेर पर टिका था। इस छज्जे और छत में बामुश्किल 1 फुट की बुलंदी हायल थी। अभी तक कोई ऐसे आसार नजर नहीं आए थे कि वहां हमारी मौजूदगी का राज खुल गया हो। ये हमारे लिए एक मुस्बत और मुफीद बात थी। मैंने बदस्तूर छत की मुंडेर का सहारा लेते हुए अपने ऊपरी धड़ को नीचे झुकाया। ये एक मुश्किल अमल था जिसमें कमर की लचक ने मुझे बहुत ही सहारा दिया। मैं इस पोजीशन में आ गया कि कमरे के अंदर झांक सकूं। रोशनदान से हल्की रोशनी फूटते मैं पहले ही देख चुका था और जब मैंने बाकायदा अंदर का जायजा लिया तो मुझ पर आया हुआ कि वो रोशनी उस कमरे से खारिज नहीं हो रही थी। उस कमरे की तमाम लाइट्स ऑफ थीं और उसका दाखिली दरवाजा अध खुला था। वो रोशनी उस आध खुले दरवाजे में से कमरे के अंदर पहुंच रही थी। मैंने बगौर वहां का जायजा लिया तो मुझे ये समझने में कोई दिक्कत ना हुई कि कमरे के सामने राहदारी में लाइट ऑन थी। ये रोशनी उसी राहदारी से आ रही थी। मैंने इसी पोजीशन से झुके झुके राहदारी में मुमकिन हद तक देखने की कोशिश की और मेरी ये कोशिश हादसी सूदमंद साबित हुई। मेरी निगाह के एहतमाम पर राहदारी की दूसरी जानिब एक बंद दरवाजा मौजूद था जो यकीनन मुखालिफ समत में पाए जाने वाले किसी कमरे का था। मैं इस कमरे और बंद दरवाजे के बारे में सोच ही रहा था कि राहदारी में किसी की मौजूदगी के आसार पैदा हुए। फिर एक मुसल्ला गार्ड मेरी नजर में आ गया। मेरे बदन का एक गोशा पूरी तरह अलर्ट हो गया। दराज कामत मुसल्ला गार्ड के हाथ में एक नई नवेली क्लाशनकोफ अपनी झलक दिखला रही थी। गन का स्पोर्टिंग बेल्ट गार्ड के कंधे पर दिखाई दे रहा था। उसकी दाढ़ी बेतरतीब और आंखों में सुर्खी थी। वो बड़े ही मुस्तदद कदमों से चलते हुए उस कमरे में दाखिल हुआ जिसके रोशनदान पर मैंने अपनी दूरबीन आंखें फिट कर रखी थी। अगले ही लम्हे उसने कमरे में से 2 कुर्सियां उठाई और बाहर निकल गया। इस अमल के दौरान उसने क्लाशनकोफ को हाथ से छोड़ दिया था। वो मजबूत काठी का मालिक एक खट्टा कट्टा शख्स था। मैं बड़ी ही बारीक बीनी से उसकी हरकत और सकनात का जायजा ले रहा था कि मुझे चौंक जाना पड़ा। उस शख्स ने एक कुर्सी राहदारी के मुखालिफ सामने पाए जाने वाले बंद दरवाजे के करीब रखी और दूसरी कुर्सी समेत मेरी निगाह के फ्रेम से निकल गया। दूसरी कुर्सी वह कहीं और रखने गया था। इसका मतलब था कि इसके अलावा भी वहाँ कोई मौजूद है। मेरी मालूमात के मुताबिक कोठी की बलाई मंजिल पर साहिल की निगरानी के लिए चौधरी दिलदार ने 2 मुसल्ला गार्ड को मुतय्यन कर रखा था। मैंने थोड़ी देर पहले जिस क्लाशनकोफ बरदार की झलक देखी थी वो यकीनन इन्हीं गार्ड्स में से एक था। मैं राहदारी के पार बंद दरवाजे वाले कमरे और वहां रखी हाली कुर्सी के बारे में सोच ही रहा था कि दूसरा पहरेदार भी मुझे नजर आ गया। वो एक दुबला पतला और मुतनासिबुल कद शख्स था और उसने भी खौफनाक क्लाशनकोफ अपने हाथों में उठा रखी थी। वो इस बंद दरवाजे के पास पहुंचकर रुका। उसने खुले हुए कमरे में सरसरी अंदाज में झांका और फिर बड़े ही चाकू-चबंद अंदाज में कुर्सी पर बराजमान हो गया। उसी लम्हे मेरे जहन में तेज रोशनी का एक झमाका हुआ और बंद दरवाजे की मिस्ट्री मुझ पर आया हो गई। इस कमरे में यकीनन साहिल को रखा गया था और ये दोनों मुसल्ला गार्ड उसकी निगरानी पर मामूर थे। दराज कामत गार्ड वापस ना आया तो मुझे यकीन हो गया कि वो बलाई मंजिल की तरफ आने वाले रास्ते की निगरानी कर रहा होगा। मुमकिन है उसने जीने के साथ ही अपनी कुर्सी डाल ली हो। इसी एहसास ने मेरे रगोपे में बिजलियां से भर दी कि इस बंद दरवाजे के पीछे मेरी साहिल मौजूद थी। वो एक फ्लश डोर था और उसमें
मौसमी कफल नसब था जो यकीनन लाख होगा। मेरे जी में आई के प्रवास करते हुए उस दरवाजे तक पहुंचे और अपनी राह में हायल होने वाली हर शय को तहो बाला करके रख दूं, और मेरे लिए ये सब कुछ मुमकिन था। 2 मुसल्ला गार्ड को मैं पलक झपकने में चुटकियों में उड़ा सकता था। मैंने रोशनदान के फ्रेम में वस्त में नसब आहनी राड पर जैसे ही हाथ डाला, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कि मुझे देख रहा है। लामहला मेरी निगाह कुर्सी पर बैठे मुसल्ला गार्ड की तरफ उठ गई। मैंने उसे अपनी जानिब देखते हुए पाया। मैं साकत होकर रह गया। अगर उसे वाकई वहां मेरी मौजूदगी खुल जाती तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती, लेकिन हैरियत गुजरी। गार्ड ने चंद लम्हे उस समझ देखने के बाद अपनी तवज्जो हटा ली और बंद दरवाजे के लॉक को घूरने लगा। उसी लम्हे मेरे जहन में एक जोरदार ख्याल चमका। अगर मैं छत के ऊपर से होते हुए दूसरी समझ चला जाता हूँ, उस रोशनदान में झांकना मुमकिन हो सकता था जिसके कमरे में साहिल की मौजूदगी यकीनी नजर आती। इस ख्याल ने मुझे फौरी तौर पर मुसल्ला गार्ड से भी उलझने पर मजबूर करना था, और ये भी हो सकता था कि मुझे मुसल्ला गार्ड से उलझना ना पड़ता और मैं अपनी रगेजा तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाता। इस ख्याल के साथ ही मैंने बड़ी एहतियात के साथ अपने जिस्म को सीधा किया और कोई आवाज पैदा किए बगैर उचक कर छत पर पहुंच गया। फिर मैंने अपने अंदाजे की बिना पर दबे कदमों चलते हुए अपनी मतलूबा समत में आ गया। अगर मैं एक मर्तबा किसी तरह साहिल के कमरे में दाखिल हो जाता तो फिर बंद दरवाजा और कुफल मेरे लिए गैर अहम हो जाते। खुली छत पर चारों जानब अंधेरे का राज था और ये कार्रवाई के लिए हादसा मुफीद साबित हो रहा था। यहाँ पहुंचकर मुझे सर्दी का एहसास हुआ, लेकिन मैंने इस एहसास को जूते की नोक पर रखा और छत की दूसरी समत आ गया। मैंने मुंडेर के पास बैठकर नीचे झांका और साहिल वाले मुतवक्का कमरे की दीवार का जायजा लेने लगा। हैरत अंगेज तौर पर इस दीवार पर मुझे कोई रोशनदान दिखाई न दिया। हाथ से नीचे एक खिड़की नजर आ रही थी जिसका फासला छत से लगभग 4 फुट रहा होगा। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल थी। मैंने मुंडेर पर बैठे बैठे गिरदोपेश का तनकीदी जायजा लिया। इस हिस्से में मैं बासानी टेरेस पर उतर सकता था। फिर टेरेस पर से होते हुए उस समत बढ़ना आसान था जहां से बालाई मंजिल के कॉरिडोर यानी राहदारी तक रसाई हासिल हो सके। अगर मैं इस रास्ते को इस्तेमाल करता तो कहीं न कहीं दराज कामत गार्ड से सामना जरूर होता। ये वही बात होती कि मैं जीने पर से या बलाई मंजिल की तरफ से जा रहा हूँ। इस सूरत में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल पेश आ सकती थी। बलाई मंजिल पर छत पर मुंडेर के साथ साथ थोड़े थोड़े फासले पर आहनी राड नसब थे और साथ ही आहनी हुक भी नसब थे। ये एक ऐसा बंदोबस्त था कि बवक्ते जरूरत छत पर शामियाना लगाया जा सकता था। मैंने साहिल वाले कमरे की खिड़की तक पहुंचने के लिए इन्हीं हुक्स को आजमाने का फैसला किया। 2 हुक्स के दरमियान 2 फुट का फासला था। मैंने मुंडेर पर बैठे हुए अपने दोनों पांवों को दोनों हुक्स में फंसाया और बाआहिस्तगी जिस्म को नीचे की जानिब मोड़ दिया। ये खतरनाक हरकत थी। अगर मेरा बायां पांव हुक से निकल जाता या स्लिप हो जाता तो मैं सर के बल टेरेस पर जा गिरता, लेकिन हैरियत गुजरी और मैं उल्टे लटके लटके उस खिड़की तक पहुंच गया जिस रास्ते साहिल वाले कमरे तक पहुंचना मैं चाहता था। वहां तक रसाई हासिल करने के बाद मुझे मायूसी हुई। वो खिड़की अंदर से बंद थी, यानी मुकम्मल बंद। उसके जरिए अंदर पहुंचना तो दरकिनार कमरे के अंदर झांकना भी मुमकिन नहीं था, इल्ला ये कि उस खिड़की पर जोर आजमाई न की जाती। और निस्फ शब को जोर आजमाई का एक ही मतलब होता कि सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया जाए। अब साहिल वाले कमरे में पहुंचने का एक ही मोश वसीला बाकी रह गया था। मैं रोशनदान के जरिए पहले उस कमरे में पहुंचता जहां से मुसल्ला गार्ड ने 2 कुर्सियां उठाई थी। किसी तरह दोनों गार्ड्स पर काबू पाता और उसके बाद साहिल वाले कमरे में दाखिल होने की कोशिश करता। मैंने अपने जिस्म को सीधा किया और वापस छत पर हाजिर हो गया। दबे पांव चलते हुए मैंने तारीक छत को अबूर किया और वापस रोशनदान वाले शेड पर पहुंच गया। मैंने साबिक तरीके पर अमल करते हुए रोशनदान से कमरे के अंदर झांका और मुसल्ला गार्ड की पोजीशन का जायजा लिया। दुबला पतला गार्ड कुर्सी पर मौजूद था, ताहम उस वक्त उसका ध्यान किसी और जानिब था। इसी मौके से फायदा उठाकर मैं बासानी कमरे के अंदर पहुंच सकता था। मैंने रोशनदान के शेड पर रहते हुए फ्रेम में नसब आहनी राड पर हाथ डाला और उसे एक तरफ से पकड़कर जोर आजमाई करने लगा। राड का सिरा लकड़ी के फ्रेम में व्यवस्थित था। मैंने ची की कुव्वत को बरोकार लाते हुए अपनी तवज्जो उस नुक्ते पर मरकूज कर दी कि वो राड हकीकत में लोहे की नहीं बल्कि किसी ऐसे मटेरियल की बनी हो जिस पर थोड़ी सी ताकत सर्फ करने से उसे चोबी फ्रेम से बाहर निकाला जा सकता हो। ची में 2 अवामिल सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, एक आपका इर्तिकाज, दूसरा आपका यकीन, यानी आपकी ताकतवर सोच। मैं उस वक्त इतने इन्हमाक के साथ राड पर ताकत सर्फ कर रहा था कि मुझे 101% यकीन था कि मैं उसे चोबी फ्रेम से बाहर लाने में कामयाब हो जाऊंगा।
फिर ऐसा ही हुआ, ची की कुव्वत ने काम दिखाया और मेरे हाथ में मौजूद आहनी राड नरम पड़ने लगी। ये एक हैरत अंगेज बात थी, लेकिन मैं इन छोटी मोटी हैरतों से बहुत ही आगे निकल आया था। चंद लम्हे बाद मैंने अपने हाथ में दबी हुई राड को एक झटका दिया और फ्रेम में से बाहर निकल आई। राड के सिरे ने फ्रेम को छोड़ा तो उसे मुकम्मल मोड़ने में मुझे किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं हुआ। अगले ही लम्हे में उस रॉड को दूसरे नसब सिरे पर मोड़कर रोशनदान के फ्रेम से हटा चुका था। उसके बाद रोशनदान के पट को अलग करना कुछ मुश्किल नहीं था। मैंने शीशा जुड़े लकड़ी के उस मुस्ततील तख्ते को छत पर डाल दिया। अब मेरे सामने रोशनदान के नाम पर एक शिगाफ था, जिसका साइज 1.5 बाय 2 फुट रहा होगा। इस मुनासिब हालात से जिस्म को गुजारना चंदा मुश्किल नहीं था। मैंने अपने इत्मीनान के लिए एक नजर फिर से मुसल्ला गार्ड पर डाली और फिर खुले हुए रोशनदान में से होते हुए कमरे के अंदर कूद गया। रोशनदान से कमरे का फर्श 10-12 फुट के फासले पर रहा होगा। इस बुलंदी का फाल मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता था। मैं पंजों के बल जैसे ही कमरे के फर्श पर पहुंचा, मैंने नहायत एहतियात के साथ फ्रंट रोल करते हुए खुद को एक तारीक गोशे में पहुंचा दिया। मेरा ये अमल इतना मेकानिकी और फिट था कि इसमें मुश्किल 1 सेकंड सर्फ हुआ होगा। कमरे के अंदर कूदने से अंधेरे में पहुंचने तक मैंने सांस रोककर फॉल एंड रोल के असूल पर पूरी तरह अमल किया था। मैं उस वक्त कमरे की जिस तारीक गोशे में मौजूद था, वहां से साहिल वाले कमरे का दरवाजा और उसके पास कुर्सी पर मौजूद मुसल्ला गार्ड वाज़ेह तौर पर मुझे दिखाई दे रहे थे। लेकिन गार्ड अगर जरा भी कोशिश करता तो मैं उसे नजर न आता। मैं अंधेरे की आड़ लेकर बआसानी उसका शिकार कर सकता था। मैंने उसे कमरे में बुलाने के लिए अपनी आवाज को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने हलक से एक धीमी मियाऊं की आवाज खारिज की। बिल्ली की मसनूई आवाज ने गार्ड की समात तक रसाई हासिल की तो वो चौंक कर कमरे के अंदर देखने लगा। मैंने इसकी आंखों में मौजूद तशवीश को वाज़ेह तौर पर पढ़ लिया था। वो बड़े ही चुकन्ने अंदाज में कमरे में देखने के बाद राहदारी की दूसरी समझ तकने लगा। मैं समझ गया कि उसकी तवज्जो अपने साथी मुसल्ला गार्ड की तरफ पलट गई थी। इस दौरान में मैंने नीचे सुरों में एक और मसनूई मियाऊं खारिज करके अध खुले दरवाजे की आड़ में पहुंच गया और ये बात हारजत इम्कान थी कि उनमें से कोई एक या वो दोनों कमरे की अंदरूनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इधर का रुख करते। मैं सांस रोके उनका इंतजार करने लगा। चंद लम्हात के बाद मुझे दरवाजे के करीब कदमों की चाप सुनाई दी। मैं पूरी तरह अलर्ट हो गया। आने वाले ने कमरे के अंदर कदम रखने से पहले किसी मतवक्का बिल्ली को हुशकारा। वहां कोई बिल्ली मौजूद होती तो उसके अमल का रद्द-ए-अमल पेश करती, लेकिन उस शख्स ने बड़े ही वाज़ेह अंदाज में बिल्ली को 2 मरतबा म्याऊं करते सुना था, लिहाजा वो सिर्फ एक खुश पर इक्तफा करके वापस नहीं जा सकता था। चनाचे अगले ही लम्हे उसने अध खुले दरवाजे को पूरी तरह वाह किया और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। गार्ड की नफ्सियात के जेर असर उसके हाथों में दबी क्लाशनकोफ इंतहाई तैयार अंदाज में उसने तान रखी थी, जैसे कमरे के अंदर कोई बिल्ली ना हो बल्कि शेर बब्बर छुपा बैठा हो। मैं इसी मौके की ताक में था। उस शख्स की पुश्त ऐसे ही मेरी निगाह के सामने आई। मैंने एक जिस्म भरकर उसकी गर्दन को दबोच लिया। फिर इससे कबल के वो कुछ समझ पाता, मैंने जंबूर में फंसे हुए दांत की तरह एक झटके से उसे तारीक गोशे में खींच लिया। ये बड़ा ही दुबला पतला मुनासिब कद्दो कामत का मालिक गार्ड था, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले साहिल वाले कमरे के सामने कुर्सी पर बैठे देखा था और उस वक्त बुरी तरह मेरे बाजू की गिरफ्त में वो मचल रहा था। मैंने अपना मजबूत बाजू उसकी गर्दन के गिर्द बड़े ही माहराना अंदाज में लपेट रखा था। नेक लॉक नामी ये गिरफ्त बड़ी ही अजाबे जहां होती है। गिरफ्तार शुदा शख्स आजादी की खातिर ज्यादा जोर आजमाई का रिस्क नहीं ले सकता, वरना गर्दन की हड्डी टूटने का खतरा हर लम्हे मौजूद रहता है। मेरे बाजू में दबा हुआ गार्ड गिरफ्त से निकलने के लिए अपनी सी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी हर कोशिश नाकामयाब बना दी। हत्ता कि उसे गन इस्तेमाल करने का मौका भी न मिल पाया। जब उसे अंदाजा हो गया कि ये बिल्ली किसी तरह उसकी जान नहीं छोड़ेगी, तो उसके अज़ा को कदरे करार आ गया। मैंने महसूस किया वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं उसकी वहां पर कुछ भी बात सुनने नहीं आया था। मैंने अपना मुंह उसके कान के करीब ले जाते हुए इंतहाई सफाक अंदाज में कहा, जिस कमरे के सामने तुम पहरा दे रहे हो, साहिल उसी के अंदर है ना? मेरी सरगोशी में हजार हाथ धमकियां पोशीदा थी। मैंने उस गार्ड को पुश के बल अपने सीने के साथ दबा रखा था, लिहाजा वो मुझे और मेरे चेहरे को नहीं देख सकता था। हालांकि उसकी पहली कोशिश यही थी कि मेरा दीदार कर ले, उसे एक मरतबा फिर लबवा करना चाहे, लेकिन मैंने उसकी गर्दन पर अपने बाजू का दबाव बढ़ा दिया। उसके हलक से बरामद होने वाली हल्की सी आवाज भी इन नाजुक लम्हात में कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती थी। मैंने एक मरतबा फिर अपना मुंह उसकी समात की रेंज में ले गया और गुर्रा कर धीमी आवाज में कहा, जवाब देने के लिए तुम्हारी नापाक जबान का खुलना जरूरी नहीं। तुम गर्दन को हाँ या ना में हल्की सी जुम्बश दे सकते हो। बताओ मेरी साहिल उसी कमरे में मौजूद है या नहीं? उसकी किसी जुम्बश के जवाब में पहले से कमरे के बाहर मौजूद राहदारी में उसके दूसरे साथी की आवाज उभरी।
उसके साथ ही एक इस्तफसारिया जुमला भी अंदर पहुंचा, परवेज तुमने इतनी देर लगा दी कि वाकई अंदर कोई बिल्ली मौजूद है। वो यकीनन उसका साथी गार्ड था। उसकी बात से ये भी जाहिर हुआ बिल्ली की मसनूई आवाज उस दराज कामत हट्टे कट्टे शख्स तक भी पहुंची थी। मैं मजीद इंतजार का रिस्क नहीं ले सकता था। गिरफ्त में आए मुसल्ला गार्ड का नाम मैं जान चुका था, इसीलिए मैंने उसे मुहातब करते हुए कहा, गुड बाय मिस्टर परवेज। मेरे लहजे में दुनिया जहां की सफा की समट आई। मैं अब अपने सवाल का जवाब तुम्हारे साथी से पूछूंगा, तुमने मौका जाया कर दिया। फिर मैंने एक महसूस तकनीक से उसी गर्दन की मिजाज पुरसी की। अगले ही लम्हे वो किसी पयमुर्दा तरई की माने मेरे कदमों में झूल गया। मैंने बास आहिस्तगी उसे कमरे के पुख्ता फर्श पर डाल दिया। वो 2-3 घंटे तक के लिए जिंदगी के झमेलों से दूर चला गया था। इस दौरान में दूसरे गार्ड की तशवीश भरी आवाज उभरी, परवेज तुम खामोश क्यों हो गए हो? क्या अंदर कोई गड़बड़ है? परवेज नामी वो शख्स फिलहाल उसके सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं था और ना ही इस काबिल था। उसी लम्हे मुझे एक खतरनाक एहसास ने झंझोर डाला। अगर परवेज की जाने मुकम्मल खामोशी तारी रहती तो उसका साथी अंदर की सूरत हाल जानने के बजाय कोई और कदम भी उठा सकता था। इस बात के 50-50 इम्कानात थे कि वो भागकर दूसरे लोगों की तरफ जाता और उन्हें इस तरह मुतवज्जा करने की कोशिश करता। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे जहन ने एक अटल फैसला सादर किया, अगर ऐसा नहीं होगा, और सोचते ही सोचते तारीख गोशी से निकलकर अचानक मैं उस शख्स के सामने आ गया। वो मुसल्ला गार्ड अपने साथी परवेज की या उसकी आवाज ही तवक्का कर रहा था। मुझे अपने सामने देखकर वो गड़बड़ा गया और उसी गड़बड़ाहट में उसने अपने हाथ में दबी कलाशनकोव का रुख मेरी जानब करने की कोशिश की। कोशिश का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि मैंने उसके इरादे को अमली जामा पहनाने का मौका फराहम नहीं किया। हमारे दरमियान बामुश्किल 3 फुट का फासला था। मैंने किसी स्प्रिंग की तरह उछलकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके दोनों बाजू मेरे जुत्थे में आ गए। गन के इस्तेमाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने जुबान के कामल इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी। मैंने एक धुआंधार टक्कर उसके चेहरे पर रसीद की। इस टक्कर का खसूसी हदफ उसकी नाक और होंठ बने, लेकिन मैंने उसे इतनी मोहलत ही ना दी कि इस तसादम के नतीजे में पहुंचने वाली तकलीफ पर वो कोई एहतजाज बुलंद कर सके। मैंने यके बाद दीगरे उसके चेहरे पर 4-5 टक्करें बरसाई तो उसकी बुखलाहट 7वें आसमान को छूने लगी। उसी लम्हे मैंने अपने सर को उसकी पेशानी से टकराया। ये टक्कर इतनी शदीद और जोरदार थी कि उसके कदम डगमगा गए। वो बड़े ही खतरनाक अंदाज में लड़खड़ाने लगा। मैं किसी आफत की तरह उससे चिमटा हुआ था। अगर वो जमीन बोस हो जाता तो भी मुझे उसका साथ देना पड़ता, और इस तरह फर्श से हमारी मुश्तरका टकराव के नतीजे में एक अजीमुशान धमक पैदा होती जो ज़ेरी मंजिल वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकती थी। लिहाजा मैंने उसके गिरने से पहले ही उसे अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया और एक बाजू से पकड़कर कमरे के अंदर खींच लिया। अंदर पहुंचते ही गन उसके हाथ से छूट गई और उसे दोनों हाथों से अपने जख्मी चेहरे को थाम लिया। मैंने उसकी इस कसम पुरसी की परवाह किए बगैर उसे कमरे के फर्श पर ऊंधा किया और उसकी कमर पर सवार हो गया। वो अभी तक समझ नहीं पाया था कि अचानक किस अफ्ताद में गिरफ्तार किया गया है। मैं उसे हालात को समझने का मौका नहीं दे सकता था। लिहाजा उसकी गर्दन को बाएं बाजू में लपेटकर मैंने बालों से पकड़कर उसके सर को फर्श से थोड़ा सा बुलंद कर लिया। उसके साथ ही मैंने गुर्राहट अमेज अंदाज में उसके कान में सरगोशी की। परवेज ने मुझे बता दिया है कि सामने वाले कमरे में साहिल मौजूद है, वही साहिल जिसे आज दोपहर को मौजा रखा वाली से यहाँ पहुंचाया गया है, और तुम दोनों निगरानी पर मामूर हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बात खत्म करते मैंने उसकी गर्दन पर अपने बाजू का दबाव कदरे कम किया ताकि वो की वाज़ेह जवाब देने की पोजीशन में आ सके। उसके हलक से हरखराती ही आवाज बुलंद हुई, तुम कौन हो? सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने उसके दबोचे हुए बालों को एक जोरदार झटका दिया। अब अगर तुमने कोई सवाल किया तो मैं तुम्हें भी वहीं पहुंचा दूंगा जहां मैंने परवेज को पहुंचाया है। परवेज कहाँ है? वो पूछे बिना न रह सका। उसका ये सवाल फितरी और सूरत हाल के ऐन मुताबिक था। मैंने सफाकी से कहा, वहीं जहां से कोई पलट कर नहीं आता। क्या इरादा है? तुम वहीं जाने के लिए तैयार हो? अंधेरे के बायस में उसके चेहरे के तासरात को एंजॉय करने से कासिर रहा। ताहम उसकी आवाज में पोशीदा सरासीमगी ने मुझे बहुत कुछ बता दिया कि वो मेरे स्टाइल से हासा मरूब नजर आता था। तुम बहुत गलत कर रहे हो, वो लुकनत ज़दा अंदाज में मिनमनाया। गलत और सही का फैसला करने के लिए मैंने तुम्हें जज मुकर्रर नहीं किया। मैंने वहशत के आलम में कहा, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, क्या मेरी साहिल इस बंद कमरे में मौजूद है? अगर तुमने दाएं बाएं कोई फेंकी तो मैं तुम्हारी गर्दन का कुचुम्बर निकाल दूंगा। बात खत्म करते ही मैंने उसकी गर्दन पर दबाव अचानक बढ़ा दिया और फिर इसे ढीला छोड़ दिया। वो अपनी गर्दन को इस तरह असरारी अंदाज में झटकने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसका ये रद्देमल मेरे अमल का नतीजा था। इंतहाई बेबसी के आलम में उसने फंसी फंसी आवाज में इस बात की तस्दीक की कि मज़कूरा कमरे में साहिल को नजरबंद कर दिया गया है। मेरे रगो रेशे में बिजलियां सी कूद गई।
मैं अगले ही लम्हे उस कमरे में पहुंचने का ख्वाहिशमंद था, लिहाजा अपनी गिरफ्त में आए हुए शख्स का हिसाब निपटाना जरूरी हो गया। मैंने उसे खौफजदा करने के लिए झूठ का सहारा लिया। परवेज ने मुझे साहिल के बारे में कुछ बताया था और ना ही मैंने उसे अदम आबाद रवाना किया था, लेकिन मेरी ये चाल कामयाब रही और परवेज का साथी दहशतज़दा नजर आने लगा। मैंने इस गफलत के आलम का भरपूर फायदा उठाया था और उसे चंद जरूरी और मुफीद सवालात भी किए थे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरी सरगोशी से वहशत टपकती थी। सलीम, उसने मुझे बताया। मुझे पता चला है तो तुम दोनों में से एक चौधरी दिलदार का बंदा है और दूसरा कबीर शाह के साथ कराची से आया है। मैंने पूछा, तुम किसके बंदे हो, कबीर शाह या चौधरी दिलदार के? वो हकलाया, मैं चौधरी साहब का बंदा हूँ। कराची से आने वाला परवेज तुम्हारे हाथों जान से हार गया। उसके आखिरी जुमले ने साबित कर दिया था कि वो मेरी बात पर मिन व अन यकीन कर बैठा था, जिसका यही मतलब था कि मेरी दहशत उसके दिलो दिमाग पर बसेरा कर गई थी। मैंने इस्तफसार किया, इस वक्त तुम दोनों के अलावा बालाई मंजिल पर और कौन कौन है? मेरा मतलब है साहिल को छोड़कर। कोई नहीं, उसे तावन अवेज अंदाज में कहा। साहिल इस कमरे में बिल्कुल अकेली है? मैंने कहा। मुझे इस बात में जवाब मिला। मैंने उसे दरियाफ्त किया, जेरी मंजिल पर कितने अफराद हैं? उसे बताया, चौधरी साहब के अलावा कबीर शाह, फैसल साहब और 2 मुहाफिज और 2 औरतें हैं। उसके जवाब से मुझे अंदाजा हो गया कि वो जेरी मंजिल से भरपूर राब्ते में था और ताज़ा तरीन मालूमात उसे हासिल थी। इसका मतलब है कि वो हासा होशियार और काम का बंदा था। फिर मैंने औरतों के हवाले से पूछा कि उस बाहबर आदमी को निचोड़ना अजहद जरूरी था। तुमने जिन 2 औरतों का जिक्र किया है, क्या उनका तल्लुक चौधरी की फैमिली से है? उसने नफी में गर्दन को झटकने की कोशिश की। नाकामयाबी के बाद उसकी जुबान से अदा हुआ, वो दोनों पेशावर औरतें हैं। एक लम्हे में मैं समझ गया कि उन्हें वहां किस मकसद के लिए लाया गया होगा। मैंने सलीम नामी इस शख्स से पूछा, मेरी मालूमात के मुताबिक मुस्लिम टाउन वाला मंशा भी दोपहर में साहिल के साथ यहाँ पहुंचा था, क्या वो वापस चला गया? मंशा साहब अपने 3 आदमियों के साथ वजदान के ताकब में वो बोलते बोलते अचानक रुक गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। फिर मुतजब्जब लहजे में बोला, मैंने सिर्फ तुम्हारी एक झलक देखी है और मुझे याद आ रहा है तुम वजदान से गहरी मुशाबत रखते हो। कहीं तुम उसे दोबारा जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं समझ गया कि वो इस वक्त क्या कहना चाह रहा था। मैंने पूछा, क्या तुमने वजदान को देख रखा है? वजदान को तो नहीं देखा, अलबत्ता उसकी तस्वीर देखने का मुझे मौका मिला है। वो उलझनज़दा लहजे में बोला, मैंने सुना है वजदान बहुत ही सफाक और खतरनाक इंसान है। तुमने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। मैंने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए कहा, खैर अब तुम अमली तौर पर मुझे भुगत रहे हो। तो मेरी सफाकी और खतरनाकी का कामल यकीन आ गया होगा। तो मेरा अंदाजा सही है, वो हकलाया, तुम वजदान ही हो। क्या तुम्हें किसी किस्म का शक व शुबा है? हमारे दरमियान वो सरगोशियाना गुफ्तगू अंधेरे में हो रही थी। जेरी मंजिल वालों को कुछ नहीं पता था कि ऊपर बाजी किस तरह पलट चुकी है। सलीम की सरसराती हुई आवाज मेरी समा तक पहुंची। अगर तुम वजदान हो तो फिर तुम्हारी दलेरी को सलाम करने को जी चाहता है। अभी थोड़ी देर पहले शदीद फायरिंग के नतीजे में तुम्हें यहाँ से अपनी जीप में फरार होना पड़ा था और अब तुम दोबारा यहाँ नजर आ रहे हो। मैंने उन तारीफी कलमात को नजरअंदाज करते हुए कथा कलामी की, क्या वाकई में इस अंधेरे में तुम्हें नजर आ रहा हूँ? मेरा मतलब है तुमने बताया है कि तुम ही वजदान हो। वो गड़बड़ा गया। तो तुमने मेरे कहे पर यकीन कर लिया? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके साथ सवाल जवाब में ज्यादा वक्त सर्फ करना मुनासिब नहीं था। मैंने इसकी गुलूहुलासी करने से पहले साहिल वाले कमरे को यकीनी तौर पर लॉक किया था, तो उसके बारे में पूछना उससे जरूरी समझा। मैंने पूछा कि साहिल वाले कमरे को क्या लॉक किया गया है? उसने हाँ में जवाब दिया। मैंने जानना चाहा, उस कमरे की चाबी किसके पास है? चौधरी साहब के पास। तुम मुझे चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? तुम चाहो तो मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लो, वो गगियाट से मुशाहबा आवाज में बोला। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। चाबी वाकई चौधरी साहब के पास है। हमें सिर्फ इस कमरे की निगरानी का हुक्म है। तुम तो उस कमरे के दरवाजे को छू भी नहीं सकते। चौधरी साहब ने सख्ती से मना कर रखा है, इसलिए थोड़ा फासला रखकर हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुंचा।